नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशीष कुमार एक कदम शिक्षा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और चल रही थी अपनी मनोविज्ञान की प्यारी सी क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे पिछली कक्षाओं से लगातार बाल विकास के बारे में। और बाल विकास के टॉपिक के अंदर अपन बात कर रहे थे विकासात्मक सिद्धांतों की। और उन विकासात्मक सिद्धांतों में हम लोगों ने पहला जो विकासात्मक सिद्धांत था मनोलैंगिक, उसको हमने देख लिया। मनोलैंगिकवाद जो कि फ्राइड के द्वारा दिया गया था। आज हम दूसरे सिद्धांत के बारे में बातचीत करने वाले हैं जो कि सिगमंड फ्राइड के द्वारा ही दिया गया था। और आज उसके बारे में बात करेंगे मनोविश्लेषणात्मकवाद के। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। और सिगमंड फ्राइड मैंने पिछली कक्षा के अंदर भी बताया था कि वे वियना ऑस्ट्रिया से थे और वियना नामक स्थान से थे। इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसे अपन मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत भी कहते हैं। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का मतलब होता है मन का विश्लेषण करना। मन का विश्लेषण करना। और इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया था उस पुस्तक का नाम था द इंट्रोडक्शन ऑफ साइको एनालिसिस नामक जो पुस्तक थी, उसके अंदर इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया? मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत दिया था। बात करने वाले हैं आज हम मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणात्मक या मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत कह सकते हैं। यह आज का अपना टॉपिक रहने वाला है, जो कि दूसरा सिद्धांत है। विकासात्मक के अंदर जो दूसरा सिद्धांत पढ़ने वाले हैं वो है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत को दिया गया था किसके द्वारा, प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। प्रतिपादक कौन था? सिगमंड फ्राइड। ठीक है। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत प्रतिपादक हो जाएगा कौन? सिगमंड फ्राइड। और कौन सी पुस्तक के अंदर? द इंट्रोडक्शन ऑफ साइको एनालिसिस। और पुस्तक का नाम देखें, पुस्तक हो जाएगी एन इंट्रोडक्शन एन इंट्रोडक्शन ऑफ साइको एनालिसिस नामक जो पुस्तक थी उसके अंदर इसको दिया गया था। उसके बाद में बात करें कि जो मनोविश्लेषण का अर्थ क्या होता है, जो ये सिद्धांत दिया गया था इसके अर्थ के बारे में बात करें कि मनोविश्लेषण, जो ये मनोविश्लेषण शब्द है, इस शब्द का जो अर्थ बताया गया था, इसका अर्थ होता है मन का विश्लेषण करना। क्या होता है? मन का विश्लेषण करना। मन का विश्लेषण करना। और इसी आधार पर सिगमंड फ्राइड ने मन को 3 भागों में बांटा। मन का विश्लेषण करना इसका अर्थ हो जाएगा। और इसी आधार पर मन को सिगमंड फ्राइड ने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। मन के प्रकार बताए या फिर मन को भागों में बांटा। कितने भागों में? 3 भागों में। जिसमें अपना पहला भाग हो जाता है चेतन मन, दूसरा हो जाता है अचेतन और तीसरा हो जाता है अर्धचेतन। पहला हो जाएगा चेतन, दूसरा हो जाएगा अर्धचेतन और तीसरा हो जाएगा अचेतन। जो कि पहला नाम है अपने चेतन मन, दूसरा हो जाएगा अचेतन मन और तीसरा हो जाएगा अर्धचेतन मन। ठीक है। ये 3 अपने भाग हो जाता है। मनोविश्लेषणवाद, मन का विश्लेषण करना। इस आधार पर सिगमंड फ्राइड ने कितने भागों में बांटा मन को? 3 भागों में बांटा। पहला भाग कौन सा हो जाएगा? अपने चेतन मन,
दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा, अचेतन, और तीसरा भाग कौन सा हो जाएगा, अर्धचेतन। ठीक है। इसके बाद बात करें कि जो चेतन मन होता है, चेतन मन, पहले इसके एक छोटा सा डायग्राम बनता है, डायग्राम के हिसाब से देख लें, उसके बाद में ही इसके ऊपर चलेंगे। तो इसका डायग्राम, इसने क्या, सिगमंड फ्रायड ने बताया कि जो ये मन होता है ना, मन ये एक समुद्र के जैसा होता है, और समुद्र के अंदर जो हिमखंड पड़ा हुआ था उसके आधार पर होता है। उसको इन्होंने आधार माना कि एक समुद्र है, और समुद्र के अंदर जो एक हिमखंड है, यानी कि बर्फ, जिस प्रकार से बर्फ का टुकड़ा कुछ भाग बाहर और कुछ पानी के अंदर रहता है, तो जो हिस्सा पानी के बाहर की सतह के ऊपर है, तो उसको तो क्या मान लिया था इन्होंने, चेतन मन। और जो हिस्सा पानी के अंदर है उसको मान लिया था अचेतन मन। अर्धचेतन ये मन का कोई भाग नहीं होकर के एक चेतन और अचेतन मन को जोड़ने वाली कड़ी है, इसलिए इसको एक तीसरा नाम भी दे दिया जाता है, वो है अर्धचेतन। ये एक बर्फ का टुकड़ा है, और इस बर्फ के टुकड़े का जो ऊपर वाला भाग है, ये तो हो जाएगा कौन सा अपने, अचेतन मन, सॉरी चेतन मन, ये तो अपने हो जाएगा चेतन। ठीक है। और जो पानी के अंदर वाला हिस्सा था, ये वाला, ये हो जाता है कौन सा अपने, अचेतन मन। ठीक है। ये वाला जो हिस्सा था ये तो हो गया कौन सा, चेतन, जो कि कितना है, 10% या 10% बोल दो, या 1/10 भाग। ठीक है। और जो ये हिस्सा था अचेतन वाला, या तो इसको 90% बोल सकते हैं, या 9/10 बोल सकते हैं। ठीक है। इसकी ओर बात करते हैं। पहला जो आता है अपने चेतन मन। चेतन मन के बारे में बातचीत करने वाले हैं। चेतन मन के बारे में बात करें तो ये कुल जो मन होता है ना, कुल मन का 10% या कह सकते हैं 1/10 भाग होता है। जो चेतन मन है वो कुल मन का 1/10 भाग, या उसको अपन 10% बोल सकते हैं। ठीक है। और व्यक्ति को वातावरण के साथ अंतःक्रिया करने में सहयोग प्रदान करता है। जो व्यक्ति वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है उसको बनाए रखता है, अंतःक्रिया को बनाए रखता है। ये किसका काम हो जाएगा, अपने चेतन मन का। मैंने क्या बताया, जो चेतन मन है वो कुल मन का 10% या 1/10 भाग कह सकते हैं। और ये चेतन मन व्यक्ति को वातावरण के साथ सामंजस्य बनाए रखता है। इसमें व्यक्ति की पूर्ण इच्छाएं, सुखद अनुभव और व्यक्ति की उपलब्धियां रहती हैं। जो चेतन मन है इसके अंदर सुखद अनुभव, व्यक्ति की जो इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं वो सारी किसके अंदर आ जाती हैं, चेतन मन के अंदर आ जाती हैं। ठीक है। और चेतन मन कष्ट देने वाली जितनी भी इच्छाएं होती हैं उनको दबावपूर्वक अचेतन मन में भेजने का काम करता है। मैं बात कर रहा हूं चेतन मन की। तो चेतन मन में ये कुल मन का 10% या 1/10 भाग होता है।
मैंने बताया ही था कि सिगमंड फ्रायड ने एक बर्फ, जो हिमखंड होता है, बर्फ का टुकड़ा होता है, उसके आधार पर इसका समझाया था। और उस समुद्र के अंदर जो हिमखंड पड़ा हुआ है, तो कुछ भाग तो उसका पानी के ऊपर है और ज़्यादा हिस्सा पानी के अंदर बताया गया है, जिसमें कुछ भाग जो पानी के ऊपर की सतह पर है, ऊपर है, सतह से ऊपर है, उसको किसके रूप में दर्शाया गया है? चेतन मन के रूप में। यानी कि ये कुल मन का 1/10 भाग होता है, या फिर कह सकते हैं 10% होता है, जो कि ये है। इसमें चेतन मन जो कि 10वां भाग होगा, और ये जो हिमखंड है, ये अपने जो परत बनी हुई है, ये कोई भाग नहीं होकर के जिस परत ये इसको मानते हैं अपन, ये अपने किसका काम करता है? अचेतन मन का काम करता है। माफ करना, अर्धचेतन मन का काम करता है। किसका? अर्धचेतन मन का। यानी कि चेतन मन और अचेतन मन के बीच की जो कड़ी होती है, जो जोड़ने वाली होती है, उसको अपन अर्धचेतन मन कहते हैं। यानी कि अर्धचेतन से ऊपर वाला भाग, जो कम भाग है, वो 1/10 है, वो कौन सा हो जाएगा? चेतन मन का हो जाएगा। और जो ये चेतन मन है, इसका काम क्या होता है कि सुखद अनुभव होंगे, उपलब्धियां होंगी, या फिर जो पूर्ण हुई इच्छाएं, उनको पूर्ण अपने पास रखता है। और जो कष्ट देती हैं इच्छाएं, जो इच्छाएं व्यक्ति के कष्ट देती हैं, उनको दबाव पूर्वक अचेतन मन के अंदर भेज देता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? दमन कहते हैं। ठीक है। जो इच्छाएं चेतन मन अब दबाव से अचेतन मन के अंदर भेज देता है, उस प्रक्रिया को अपन कहते हैं दमन। ठीक है। ये कुल मन का 1/10वां भाग होता है, या फिर 10% होता है। ये इसमें पूर्ण हुई इच्छाएं, सुखद अनुभव, इसमें पूर्ण हुई इच्छाएं, सुखद अनुभव, उपलब्धियां, होती हैं। तीसरी बात करें कि इसके अंदर चेतन मन कष्ट या तनाव देने वाली जितनी भी इच्छाएं होती हैं, उनको बलपूर्वक अचेतन मन में धकेल देता है। ये क्या? चेतन मन कष्ट देने वाली कष्ट देने वाली अपूर्ण इच्छाओं को बलपूर्वक कष्ट देने वाली अपूर्ण इच्छाओं को बलपूर्वक चेतन मन से अचेतन मन में धकेल देता है। अचेतन मन में धकेल देता है, या फिर भेज देता है। जिसे हम दमन कहते हैं, जिसे हम दमन कहते हैं। ठीक है। ये तो हो जाता है अपने कौन सा? चेतन मन। इसके बाद बात करें हम अचेतन मन की। दूसरा आ जाएगा अचेतन मन।
दूसरा भाग हो जाता है अपने कौन सा, अचेतन मन। मैंने बताया कि जो वो हिमखंड बताया सिगमंड फ्राइड के द्वारा, जो हिमखंड का जो पानी की सतह से ऊपर वाला भाग था वो तो कौन सा हो जाएगा, चेतन मन। और जो पानी के अंदर वाला हिस्सा है वो किसका काम करेगा, उसको क्या कहेंगे, अचेतन मन कहेंगे। उसका सबसे ज्यादा हिस्सा पानी के अंदर पाया जाता है, किसका, बर्फ के टुकड़े का। सबसे ज्यादा हिस्सा कितना है, 9/10वां भाग, या फिर कह सकते हैं 90%। यानी कि सबसे मन का जो सबसे ज्यादा भाग होगा वो कौन सा होगा, अचेतन मन होगा, जिसमें अपने अपूर्ण इच्छाएं जो कष्ट देती हैं, दुख देती हैं, वो सारी की सारी इच्छाएं उसी के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है। अचेतन मन में ये कुल मन का, ये कुल मन का 90% या 9/10वां भाग होता है। जो अचेतन मन है ये क्या होगा, 9/10वां भाग होगा या 90% होगा। इसके अंदर जो व्यक्ति को कष्ट पहुंचाने वाली इच्छाएं होती हैं वो इच्छाएं इसके अंदर पाई जाती हैं, इसलिए अचेतन मन को कष्ट देने वाली इच्छाओं का स्वामी कहा जाता है। ठीक है। कष्ट देने वाली कौन सी, दमित इच्छाएं होती हैं जो दबी हुई रहती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दमित इच्छाओं का स्वामी। इसमें कष्ट देने वाली व्यक्ति को कष्ट पहुंचाने वाली अपूर्ण इच्छाएं या पूर्ण इच्छाएं, इसमें व्यक्ति को कष्ट या अपूर्ण इच्छाएं जो व्यक्ति को कष्ट पहुंचाती हैं, इच्छाएं पाई जाती हैं, या फिर दबी हुई रहती हैं, जिन्हें हम दमित इच्छाएं कहते हैं। इसी कारण जो अचेतन मन है उस अचेतन मन को अपन किसका स्वामी कहते हैं, दमित इच्छाओं का स्वामी कहते हैं। इसी कारण अचेतन मन को दमित इच्छाओं का स्वामी कहते हैं। किनका स्वामी कहते हैं, जो दमित इच्छाएं हैं इनका अपन क्या कहते हैं, दमित इच्छाओं का स्वामी कहते हैं। ये अपने हो जाता है कौन सा, अचेतन मन। इसके बाद बात करें कि अर्धचेतन मन के बारे में। तीसरा जो भाग हो जाएगा अर्धचेतन, तीसरा हो जाएगा अर्धचेतन। और मैंने ये पहले ही बताया कि जो अर्धचेतन कोई इसका भाग न होकर के मन का, ये केवल और केवल अचेतन मन और चेतन मन को अलग करने वाली अवस्था होती है। जैसे मैंने एक चित्र के अंदर बताया कि जैसे कि ये पानी की ऊपर की सतह, जो कि ऊपर वाली सतह के ऊपर कौन सा, चेतन मन। पानी के नीचे अंदर वाली सतह पर कौन सा हो जाएगा, अचेतन मन। ठीक है।
जो चेतन मन और अचेतन मन, इन दोनों को अलग करने वाली एक छोटी सी परत होती है, ये तो हो जाएगा 10% और ये हो जाएगा 90%। ये केवल और केवल पानी की जो परत होती है उसके बीच वाला हिस्सा, यानी कि इन दोनों को जोड़ने वाली केवल और केवल छोटा सा भाग होता है, इसलिए इसको मन का भाग ने मान करके एक अवस्था माना जाता है। तो तीसरा अपने हो जाएगा कौन सा, अर्धचेतन मन। और अर्धचेतन मन इसके अंदर लिखेंगे ये एक भाग ने होकर के, एक मन का भाग ने होकर केवल एक अवस्था होती है, केवल चेतन मन व अचेतन मन को जोड़ने वाली कड़ी होती है, को जोड़ने वाली कड़ी होती है। ठीक है, ये अपने किसके भाग हो गए, जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ रहे हैं उस सिद्धांत के अंदर मैंने बताया मन का अर्थ क्या, यानी कि पहले जो बताया था मनोविश्लेषणात्मक का अर्थ क्या होता है, मन का विश्लेषण करना, और इस आधार पर मन को कितने भागों में बांटा, 3 भागों के अंदर बांटा। पहला भाग हो जाएगा कौन से अपने, चेतन मन, दूसरा कौन सा हो जाएगा, अर्धचेतन, और तीसरा हो जाएगा अचेतन। जो चेतन मन है वो कुल भाग का कितने प्रतिशत है, 10% कह दो, या 1/9 भाग, 1/10 भाग। और जो अचेतन मन है वो कुल मन का 9/10वां भाग हो जाएगा, या 90% हो जाता है। और जो अर्धचेतन है वो चेतन मन और अचेतन मन को दोनों को जोड़ने वाली एक कड़ी होती है। ठीक है, ये अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जो मन के प्रकार होते बताए थे वो बता दिए मैंने। पहला प्रतिपादक कौन हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड हो जाएगा। कौन सी पुस्तक थी, एन इंट्रोडक्शन ऑफ साइको एनालिसिस पुस्तक में दिया था। ये मन को कितने भागों में विभाजित किया, 3 भागों के अंदर विभाजित किया था। ठीक है, ये अपने इसमें। अब बात करते हैं आगे कि जो सिगमंड फ्रायड था इसने मन को तो किसके आधार पर बताया था कि एक बर्फ का गोला है जो समुद्र के अंदर पड़ा हुआ, जिसका ऊपरी भाग तो हो जाएगा कौन सा, चेतन मन, और जो पानी के अंदर वाला भाग कौन सा हो जाएगा, अचेतन मन। ये किससे संबंधित बताया था, मन से संबंधित। लेकिन इसी सिगमंड फ्रायड ने अचेतन मन को एक इस प्रकार से परिभाषित किया, एक ऐसा उदाहरण माना कि एक तो कढ़ाई है और उस कढ़ाई के अंदर दमित इच्छाएं उबल रही हैं। क्या बताया कि फ्रायड ने अचेतन मन की तुलना उबलती हुई कढ़ाई से की है, जिससे जीवन की मूल प्रवृत्तियां उबल रही हैं, और ये मूल प्रवृत्तियां वातावरण के संपर्क में आते ही संवेगों को प्राप्त कर लेती हैं। ठीक है, और ये मूल प्रवृत्तियां व्यवहारजन्य हो जाती हैं। जैसे ही संवेगों को प्राप्त करेंगी व्यवहारजन्य हो जाएंगी। आ गई बात समझ, क्या बताया सिगमंड फ्रायड ने अचेतन मन को किसके रूप में बताया, उबलती हुई कढ़ाई के रूप में, उबलती हुई कढ़ाई, ठीक है, के रूप में लिया। और अपन बात करें कि जैसे कि ये कोई कढ़ाई है नीचे, और इसके अंदर पानी भरा हुआ है,
और इसमें कुछ दमित इच्छाएं पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये दमित इच्छाएं उबल रही हैं और जैसे ही ये वातावरण से संबंधित संवेगों के संपर्क में आती हैं, ये तुरंत अपना प्रभाव दर्शाने लग जाती हैं। कोई चीज अगर ताजा ताजा याद आ जाए, यदि कोई आपके साथ कोई घटना हुई हो पहले के समय में, लगभग टाइम हो गया 10 साल 15 साल, यदि आप उस चीज को तुरंत देख लोगे तो उससे संबंधित आपको याद आ जाएगी। यानी कि दबी हुई इच्छाएं वातावरण को देख करके तुरंत याद आ जाएंगी। वही चीज अचेतन मन के बारे में बताता है कि अपने शरीर के अंदर कोई दमित इच्छाएं हैं, अपने मन के अंदर हैं, तो वातावरण के साथ संवेग, जैसे ही संवेग जुड़ेंगे वो चीजें अपने प्रभाव दर्शाने लग जाती हैं, कष्ट देने लग जाएंगी। तो ये चीज कौन बताता है? सिगमंड फ्राइड बताता है। ये अपने कौन सा संवेग, ये कौन सा बाद हो जाता है? मनोविश्लेषण बाद हो जाता है। इसके बाद में बातचीत करें, बात कर रहे थे हम इनके विकासात्मक सिद्धांतों के बारे में। और इन विकासात्मक सिद्धांतों में हम लोगों ने दो सिद्धांत पढ़ लिए थे। पहला पढ़ लिया था मनोलैंगिकवाद का सिद्धांत और दूसरा पढ़ लिया था मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। इस मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के अंदर कुछ व्यक्तिगत प्रारूप भी होते हैं, मन से संबंधित कुछ व्यक्तिगत प्रारूप भी होते हैं, जैसे मन, इद, ईगो, सुपर ईगो। ये चीज अपन व्यक्तित्व पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें देख लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बात कर रहा था कि हम दो सिद्धांतों को पढ़ चुके हैं। एक तो है मनोलैंगिकवाद का सिद्धांत, ठीक है, और दूसरा पढ़ लिया था हमने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। इसमें अपने को चीज याद रखने से संबंधित कौन सी चीज मिलती है कि जैसे कि मनोलैंगिकवाद है, मनोलैंगिक सिद्धांत, और दूसरा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसमें तो अपने को याद रखनी है, देखो प्रतिपादक तो दोनों के सेम ही है, सिगमंड फ्राइड हो जाएंगे। इसमें अपने को याद रखना है कि तीन चीजें याद रखनी है। एक तो हो जाएगा कितनी अवस्थाओं में बांटा, 5 अवस्थाओं में बांटा। अवस्थाओं के नाम याद रख लेना, ठीक है, 5 तो अवस्थाएं हो जाएंगी। और उन अवस्थाओं में 2 ग्रंथियां हो जाती हैं। अब जैसे कि 5 अवस्थाएं कौन सी है? एक तो मुख्य अवस्था हो जाएगी, एक गुदी अवस्था हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी अपने कौन सी? मनोलैंगिक अवस्था, मनोलैंगिक ग्रंथि अवस्था हो जाएगी, असुप्त अवस्था हो जाएगी, या फिर अव्यक्त अवस्था बोल सकते हैं इसको, अव्यक्त अवस्था, और जन्नेन्द्रिक अवस्था, ठीक है। इसके अंदर मनोलैंगिक के अंदर भी 2 चीजें अपने को याद रखनी पड़ती हैं। एक तो कौन सी ग्रंथि? इलेक्ट्रा ग्रंथि हो जाएगी, और दूसरी कौन सी आ जाएगी? ऑडिपस। एक तो इसके बारे में तो यही याद रखना है, ठीक है। ज्यादातर प्रश्न इसी से संबंधित पूछे जाएंगे, अगर फैक्ट के संबंधित कोई भी चीज पूछी जाती है तो। उसके बाद में मनोविश्लेषणवाद के बारे में एक चीज तो पूछता है कि मन के भाग कितने? एक तो चेतन, अर्धचेतन, और तीसरा हो जाए कौन सा? अचेतन, ठीक है। ये भी ना पूछे तो इसके संबंधित ये चीज पूछी जाती है कि भाई कितना प्रतिशत है चेतन मन, कितना अचेतन है, और ठीक है। और व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो इतना से अभी तो यहाँ पे यही याद रखना पड़ेगा आपको कि इद पहला हो जाता है, आईडी, इद, ईगो,
और तीसरा हो जाता है सुपर ईगो। यह चीज अपने को याद रखनी। कल पढ़ने वाले हैं अपन मनो सामाजिक सिद्धांत जो एरिक्सन ने दिया था। इस जो भी आज की क्लास हुई है, इस क्लास से अगर कोई भी संबंधित समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम अच्छे से ज़्यादा मेहनत कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब तक के लिए धन्यवाद।